बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौरबट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि लंदन प्लान का एक और किरदार बोल पड़ा है, और वो किरदार कौन है, उसका क्या किरदार रहा है इस सारे मामले के अंदर, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ। मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि एक बुरी खबर है, और बुरी खबर ये है कि हमारे जो हमसाया मुल्क ईरान है, जो कि हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, उनके जो सदर इब्राहिम रईसी साहब एक हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ भाग हो गए। अल्लाह पाक उनको गरीक़े रहमत फरमाए। उनके साथ वज़ीर ख़ारजा भी थे और अमले के अरकान भी थे। मौसम की ख़राबी जो है वो बताई जा रही है कि ये हुई, लेकिन लोकी भैड़े शक करने वाला सीन है। और पहली जो शुबा जाता है वो इसराइल के ऊपर जाता है कि वो जो है कोई इस हेलीकॉप्टर को उसने गिराया होगा, को मारा होएगा, को मिसाइल मारता होएगा। 100 तरीके हो सकते हैं। कोई उसके जो सॉफ्टवेयर है उसमें कोई ख़राबी पैदा कर दी हो। ये अब सारा मामला तहकीकात के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इसराइल पर शुबा क्यों जा रहा है सर? इसराइल पर शुबा इसलिए जा रहा है क्योंकि इसराइल जो है वो क्या कहते हैं, उसके ऊपर हमला किया था ना, वो इब्राहिम रईसी साहब के दौर में हुआ है हाल ही में। किसी ने ये जरूरत नहीं की, इन्ने बड़े इस्लामी मुल्क के सन भावें एवें हमला कर लिया। लेकिन यह है कि इन्नी जरूरत की थी ना कि जनाब उन्होंने इसराइल के ऊपर मिसाइलों की बारिश कर दी फड़ के। बेशक वो मिसाइल जो हैं वो सिर्फ कोई थोड़े जे मिसाइल निशाने पर जाके वजह, बाकी सारे उन्होंने फ़ज़ा ही ख़त्म करते। लेकिन चले ये जरूरत तो दिखाई ना, इसको जरूरत रंदाना ही कहा जा सकता है कि वो आगे बढ़े और उन्होंने क्या तेरी ऐसी दी तैसी, असी तेरे को बदला लवांगे। और उन्होंने बदला लिया, जिन्हें जोगी भी सर, लेकिन उन्होंने बदला लिया। फिर दूसरा जो एक शक जाता है वो अमेरिका के ऊपर जाता है। अमेरिका के ऊपर शक क्यों जाता है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो एक मुद्दतों से लड़ाई चलती आ रही थी ना, मुद्दतों से लड़ाई है ये, कोई लड़ाई जड़ी है कोई पिछले कोई 50 साल की नहीं की सर। ये अगर आप तारीख उठा के देखिए तो ये लड़ाई बहुत पुरानी, को 1300 साल तो लड़ाई चलती आ रही है। बहरहाल वो उस लड़ाई को ख़ात्मे की तरफ ले जाने के लिए जो मुज़ाकरात किए और जो काफ़ी हद तक कामयाब रहे, यानी दुश्मनी दोस्ती की तरफ बदलना शुरू हुई ईरान और सऊदी अरब की, वो सर बहुत बड़ा कारनामा कहा जाता है। और उसकी वजह से मिडल ईस्ट में जो हर वेले का थानेदार से ना अमरीका कि मैं हैगा ना, मैं तुहाडे लिए भी हिफाजत करांगा, मैं ईरान तो तुहाडी हिफाजत करांगा, मैं ईरान तो तुहाडी हिफाजत करांगा। इसराइल की भी हिफाजत करने का ठेका अमरीका ने लेता और सऊदी अरब की हिफाजत करने का ठेका भी अमरीका ने लिया। किससे? ईरान से। पहले इराक को डराते सन, हूँ ईरान को डराते सन। ऐसे भाई ने एक डरावा तो खत्म हो गया ना, एक झाका तो मुक गया। और झाका ये था कि जनाब ईरान जो है सऊदी अरब पर हमला कर देगा तो सऊदी अरब की हिफाजत हम करेंगे, तो सऊदी अरब ने सीधी सीधी सुलह कर ली, गल ही मुक गई। लिहाजा एक जो मुस्तकिल दिहाड़ी सी ना लगी हुई क्या कहते हैं अमरीका की, वो उसमें परेशानी पैदा हुई। तो एक खदशा इस तरफ भी जाता है कि हो सकता है उन्होंने एक काम पाता हुए, क्योंकि ईरान के खुले दो दुश्मन हैं, एक अमेरिका और एक इसराइल। अच्छा, अब इन दोनों के ऊपर लोग बातें कर रहे हैं और बेतहाशा गुफ्तगू हो रही है। इसराइल की जानिब से तो बाकायदा मैंने एक टीवी के ऊपर टिक्कर चलते देखे, उन्होंने कहा कि जी साडा कोई तल्लक वास्ता नहीं इस काम के नाल, ये एक वाकया हो गया और हमारा इसमें कोई हाथ नहीं। चले ये तहकीकात होगी, बात सामने आ जाएगी। अच्छा, अब मैंने ईरान वाली साइड चेक की कि यार ईरान में क्या जज्बात हैं, या ईरान के लोग क्या कहते हैं, या वहाँ की हुकूमत की क्या सोच है। तो मुझ तक जो चीज़ पहुँची है वो कुछ यूँ है कि वो कहते हैं कि जनाब ये वाक़या जो है वो एक हादसा ही है, और मौसम जो है वो इस तरह का था कि जिसमें हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। लिहाजा इसमें ना इसराइल का कोई हाथ है ना अमरीका का कोई हाथ है, ये नसीब का ही हाथ है जे जड़ा हमारे सदर को इस हादसे से दुचार कर गया। अब तहकीकात ज़ाहिर है कि इस वाक़े की होंगी, और तहकीकात के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसी को फाइनल समझा जाएगा। लेकिन बाल इब्राहिम रईसी साहब जो हैं उन्होंने बड़े तंग हालात में ज़िंदगी का आगाज़ किया था। जो उनकी ज़िंदगी से लोग वाकिफ़ हैं, मुझ तक उनके हवाले से जो बातें पहुंची हैं वो ये है कि एक गुरबत की ज़िंदगी थी जो उनकी शुरू हुई, फिर उन्होंने अपने आप को कानून के तालिब इल्म के तौर पे मनवाया और फिर वो प्रोसिक्यूटर जनरल बने मशहद के। फिर जनाब वो बड़े सख्त गिर किस्म के आदमी थे और
कानून के हवाले से उनका जो क्या कहते हैं एक यकीन था बड़ा पुख्ता था। और जो ईरान शहनशाह ईरान जड़ा शाह ईरान थी ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ लोग किसी भी अदालत चो बच बुझ जाते सन ना ये उन्होंने खिलाफ कार्रवाई करके और उनको सख्त से सख्त सजाएँ दिलवाते थे। तो ये जो है अपना इब्राहिम रईसी साहब ये एक सख्त गिर तबीयत के मालिक थे, लेकिन साथ ही साथ इनको ईरान के अंदर और जो ईरान से मुतल्लका यानी अफराद है उनमें एक मकबूलियत हासिल थी और उसकी कुछ मजहबी वजूहात भी हैं, वो ज़ाहिर है कि मैं डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन इतना मैं बता दूँ कि ये 65% इन्होंने वोट लिए थे रूहानी साहब के मुकाबले में जब ये सदर का इलेक्शन का टेस्ट कर रहे थे, और बड़े वोट थे ये। उसके बाद ये सदर बार मुंतखब हो गए थे। अब ईरान में नए सदर जो कायम मुकाम सदर है उनको तैनात कर दिया गया है और अगले 50 या 51 दिन के अंदर उनके आइन के मुताबिक इलेक्शन होगा और फिर नया सदर आ जाएगा। ज़िंदगी का सिलसिला ये यूं ही चलता रहेगा। दुनियादारी पाजी टुरनी है। लेकिन इब्राहिमी रईसी साहब जो हैं एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान आए थे जिस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव था हर तरह से, लेकिन वो पाकिस्तान आए और उन्होंने पाकिस्तान आकर पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती का, मोहब्बत का और ब्रदर इस्लामी मुल्क होने का सबूत दिया सर, वो हमेशा याद रखा जाएगा। लोग की गल्ला कर रहे हैं कि इसराइल ने मारा या अमेरिका ने मारा, वो बार तहकीकात में ईरान की एजेंसीज जो हैं वो साबित कर देंगी कि किसने मारा या वाकई एक हादसा था। हादसा भी दुनिया में हो जाता है। तो अब मैं आपसे गुजारिश करूं कि मियां नवाज शरीफ ने हफ्ते के रोज़ एक खिताब किया था और उस खिताब में उन्होंने लंदन प्लान का जिक्र किया था, जिस लंदन प्लान में एक चौधरी शुजात हुसैन, इमरान अहमद खान नियाज़ी, तारुल कादरी, इन सब को इकट्ठा करके और इस हुकूमत को ख़त्म करने की कोशिश की थी जो कि मियां नवाज शरीफ की मुंतखब हुकूमत थी। और वहाँ पर ये प्लान बनाया गया था। उस प्लान के बनाने के लिए जिस होटल का इंतखाब किया गया था वो होटल जो है मे फेयर लंदन, वहाँ पर ये काम किया गया था। फिर उसका एक चाइना का यानी चीनी रेस्टोरेंट जो था एक, उसके अंदर एक कमरा बुक करवाया गया था। 2500 पाउंड जेडे ने उस खाने का बिल सी। ये सारा खर्चा जो है मुबशर लुकमान ने है जी किया था। मैं तो कहता हूँ कि मुबशर लुकमान साहब जो है उन्होंने इमरान खान की जितनी हिमायत की है और बेग साहब ने अरबा रुपये, मतलब बेग साहब तो कहते हैं मैंने 1 अरब रुपये इकट्ठा करके उनको दिया। उनका इंटरव्यू है इमरान खान के हवाले से। और ये जो मुबशर लुकमान साहब है नमल के पहले जो डोनर है ना, ऑफिशियली पहले डोनर वो मुबशर लुकमान साहब थे। तो इन्ने बड़े रुपये लैके भी जो इन्होंने दोवों के नाल उहदे दौर च हुई, इमरान खान के दौर च हुई, उससे इबरत पकड़नी चाहिए बाकी लोगों को जो इमरान खान को लाने के लिए बेताब रहते हैं। बहरहाल ना पकड़े तो उनकी मर्जी है। तो अब उस हवाले से ताहुल कादरी का चूँकि नाम आया था तो ताहुल कादरी साहब जो है ना वो बोल पड़े हैं। और चूँकि वो लंदन प्लान का हिस्सा थे, इसमें तो कोई शुबे की बात ही नहीं है कि ताहुल कादरी साहब जो है वो नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराने के लिए बड़े सरगर्म थे। मैं आपसे गुजारिश करूँ कि 12 अक्टूबर 1999 का वाक़या है। एक शाम को 6 बजे का टाइम था और 5:30-6 बजे का टाइम होगा या 6:15 साढ़े 6 का टाइम होगा। उस वक़्त जो है ताहुल कादरी साहब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी लाहौर प्रेस क्लब के अंदर। मैं पाकिस्तान अखबार में काम करता था और ताहुल कादरी साहब जो हैं उनके एक होते थे PRO, वो सिंधु साहब, मुझे उनका पूरा नाम भूल गया। वो बाहर से आए भागते हुए और उनके हाथ में एक उदो ना पाकटेल मोबाइल है, लंबे लंबे जे मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ और दौड़ते हुए आए हैं और आकर सर GHQ से फ़ोन आ गया, GHQ से फ़ोन आ गया। और ताहुल कादरी साहब ने फ़ोन फड़िया और जनाब बड़ी स्पीड के साथ चलते हुए वो एक प्रेस क्लब के अंदर, अगर आप गए हो कभी, अगर किसी ने देखा तो मैं वैसे बता देता हूँ, वो प्रेस क्लब की लॉबी है। लॉबी के साथ ऊपर चढ़ के हमारा कैरन रूम होता था, उसके साथ वॉशरूम होता था। अब ताहुल कादरी साहब वो फ़ोन पकड़ के तो कैरन रूम में जाने की बजाय स्पीना वॉशरूम में जा बड़े और उत्थे जाके गल कर रहे। अब असी सारे उस वक्त यंग जवान मुंडे सां सीगा उस्ताद जी, मगर जाके चेक तो करो गल हो की रही है। तो असी बड़ी कन्न कुन ला के सुनने की कोशिश की। ताहुल कादरी साहब को बड़ी आहिस्ता से बात कर रहे थे। इतने के लफ्ज़ ही मेरे सर सर
सर हो जाएगा, सर हो जाएगा। पर इन्ना की गल्लां जिहड़ियां ना वो आ रही सन, आवाज़ां आ रही सन। अब जब वो वापस आए और आकर वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की तो कहते हैं वो GHQ से फ़ोन था। अच्छा, अब मैं बड़ा हैरान और मैंने सवाल किया, लेकिन मैं हैरान और क्यों था और सवाल मैंने क्यों किया वो मैंने इसलिए किया कि टावर तो मैं बंद करा के आ रहा था, मैं नहीं बंद करा रहे थे। मेरी मुराद है कि जिस वक्त ये वाक़या हुआ 12 अक्टूबर वाला, तो एक फौजी ट्रक, उसके आगे एक जीप जो कि मुझे मिले चाइना चौक से कुछ पहले, ये आप यूँ समझ लें कि स्टॉक एक्सचेंज के पास करके वो मुझे मेरे नाल उन्होंने टकरा आया और मुझसे वो मेजर साहब जो बैठे थे उन्होंने पूछा कि जवान हमें रास्ता बताओ कि मोबलिंग का दफ्तर जो है हम वहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँच सकें। अब पाकिस्तान अखबार और मोबलिंग का दफ्तर बिल्कुल साथ साथ है जेल रोड के ऊपर, तो मेरे दफ्तर तो नालदार रहा सी। अब मुझे पता था कि यहाँ पर जाने का आसान तरीन रास्ता कौन सा है, तो मैंने कहा जी मेरे पीछे आइयो। मैं मोटरसाइकिल दसा मैं कच्चे लारस रोड तो पै गए नाले के नाल ही, तो मैं दफ्तर जाइदा सी, रोज़ साडा लंघ गई सी, तो मैं उस साइड से चला गया। ए फौजी मेरे मगर ही उत्थे आ गए और मेरे सामने तो उन्होंने स्टाफ को सारे को बाहर निकाल के लॉक शॉक किया था, लिहाजा सारे सिग्नल बंद हो गए सन। और जो हमें इतलात आई थी कि जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे ताहुल कादरी साहब, वो फैक्स के ज़रिए आई थी और वो भी इतलात जो हैं वो लैंडलाइन पर जो होते थे उस वक्त उस पर इतलात आई थी, या पेजर चला करते, पेजर ही बंद हो गया सी। मोबाइल होते थे, मैं ये नहीं कह रहा मोबाइल नहीं थे, मोबाइल होते थे, लेकिन मोबाइल जड़े ना वो इस तरह के मोबाइल नहीं सनेगा जिस तरह के अजकल के मोबाइल ने। वो मोबाइल मैंने चुकन लगे बंद लग समझ जाती सी कि मोबाइल चुकया है, यानी उन्होंने इट चुकी जी ना वो चंगी सी किसी को मारन के काम आ सकती थी। इस तरह के मोबाइल होते थे, काफ़ी वजनी से। उन्हीं दिनों में 3310 जो है ना वो मोबाइल अभी नया शुरू हुआ था और वह बड़ा रोला सी। तो 3310 मोबाइल अगर किसी ने फड़िया हो गया हाथी तो अज भी या किसी के पास पड़ा है तो उठा के देख ले कितना वेट होता था उसका। वो मैं 300-350 ग्राम वेट होता था उसका, मेरा ख्याल है कम अज़ कम इतना होता होगा। एनी हाउ, अच्छा, अब ताहुल कादरी साहब जो है उनको मैंने सवाल किया कि सर सारा कुछ तो बंद है, सारे सिग्नल तो बंद ने, तानू कित्थों कॉल आ गई, एक केड़े मोबाइल पे कॉल आ गई? तो कहते बड़ा स्पेशल फ़ोन है जी, ये स्पेशल लाइनें हैं आपको नहीं पता। ये कादरी साहब ने तब कहा था। सर सारा कुछ ही बंद थी, केड़ी स्पेशल लाइन उन्हें थी, सिर्फ बताना ये मकसूद था। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के सारा कुछ ड्रामा करके कि मेरे GHQ नाल राबते ने तो बस मैं अगला वज़ीर आज़म जे तो बस पता नहीं की होने लगा। ठीक है, टोटल एक इन्होंने ये एक ड्रामा करना था और इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा था, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है कि मुझसे खिदमात ले लो मैं अपनी खिदमात देने को तैयार हूँ, अपनी खिदमात पेश कर दे सर। मतलब हास्य वाली गल्ला ने। अब ताहुल कादरी साहब कहते हैं कि मेरी लंदन में ज़हीरुल इस्लाम से या कनाडा में ज़हीरुल इस्लाम से कोई मुलाकात नहीं हुई। ज़हीरुल इस्लाम साहब जो हैं वो मेजर जनरल थे, ISI के हेड रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इन पर किसी ने इल्ज़ाम लगाया कि आपकी उनसे मुलाकात हुई है या नहीं हुई। नवाज शरीफ में मेरा ख्याल इनका नाम नहीं लिया कि ज़हीरुल इस्लाम साहब एक्टिव थे या नहीं थे, लेकिन ज़हीरुल इस्लाम साहब ने अलबत्ता ये ज़रूर कहा हुआ है कि APTAC बनवाई थी। ठीक है, और ये किससे ढकी छुपी बात है? अब ये सारा धरना, ये सारी PTI, ये ताहुल कादरी, ये बिन्नेवी लॉन्ग मार्च चले, ये सारे के सारे प्लान थे। इससे कोई इनकार कर ही नहीं रहा। खुद जो इमरान खान के साथ बैठे लोग हैं वो कहते हैं कि हमें ये कहा गया कि मियाँ नवाज शरीफ ये है, वो किन्ने किया सी, मैं तो नहीं किया सी। ठीक है, तो उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट ने जो गलतियाँ की हैं वो सर भुगतनी पड़ी हैं पाकिस्तान को। गलतियों से इंसान सीखता भी है और उन्होंने सीखा है, तो अल्लाह करे कि ये जो सीखने का अमल है जारी रहे और पाकिस्तान जो है वो आइन की राह पे चलता रहे। ताहुल कादरी साहब बहरहाल किस हद तक सच्चे हैं, किस हद तक झूठे हैं, इस बारे में मैंने अपनी कोई राय नहीं दी है। ये राय आप खुद कायम करें। जो एक वाक़या इनसे मनसूब, कई वाक़यात तरीके नहीं है, कई गए, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैंने एक ही वाक़या आपको सुनाया है कि सारी पाकिस्तान दे मोबाइल बंद सन, कल ताहुल कादरी चल रहा सी, वो भी GHQ का लिंक है। अगे तुसीं आप समझदार। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले विलाग।